बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़राह और मैं हमज़ा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और एक चीज़ आपसे बहुत ज़रूरी हमने जो रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि जैसे जैसे हम जिंदगियों में वापस जा रहे हैं, एहतियात बहुत ज़रूरी इख्तियार करें। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अपनी भी, अपने चाहने वालों की भी। और जैसे मैं और फ़राह भी डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे 3 बिठाए हुए थे मोटरसाइकिल पे, और 3 ही देखे, और वरना 5-5 भी होते हैं। कुछ बच्चों को तो छुट्टियां भी है ना, अभी आप देखें एक दिन आना एक दिन नहीं आना, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। अगर हम मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर फ़र्क देखें ना, तो जो भी बाइसिकल पर या मोटर बाइक पर बैठता है तो जो पीछे भी बैठेगा ना उसने भी हेलमेट का इस्तेमाल करना है। लेकिन तो 5 बंदे जब बैठेंगे, हाँ, जब वो लटके हुए होंगे तो फिर वो हेलमेट भी कैसे पहनेंगे? और फिर जिस तरह से कट्स मारे जाते हैं, जिस तरह से रास्ता बनाया जाता है, मुझे नहीं समझ आती कि उस 2 सेकंड के लिए आप अपनी इतनी खूबसूरत सालों पे मुहित जो ज़िंदगी है उसको कैसे ख़तरे में डाल सकते हैं? हो सकता है कि मतलब आपकी ज़िंदगी आपके लिए इतनी अहम ना हो, बाकी घर वालों के लिए तो बहुत अहम है। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं कि एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश आ गया, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया है। तो अपनी दुनिया के लिए जो है खुद एहतियात कीजिए। जो बच्चे आपने बिठाए हैं उनको भी कोशिश कीजिए कि आप कोई चीज़ अगर पहना सकते हो, वैसे तो हेलमेट होते हैं बच्चों की, अगर आप पहनाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप खुद तो इस्तेमाल। अच्छा, मैंने एक और कॉन्टेक्स्ट में भी बात करनी थी, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बाहर हो ना अगर, तो फिर भी उन्होंने मास्क लगाए होते हैं। हालांकि ओपन एनवायरनमेंट में भी अच्छा है कि आप एहतियात करें, लेकिन जैसे ही क्लोज स्पेसेस में आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या कमरे के अंदर आते हैं ना, तो वो मास्क उतार लेते हैं। और आजकल चूँकि दोबारा से दूसरी लहर की बात हो रही है, स्कूल्स भी खुल रहे हैं और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर भी आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें दोबारा से उसी लॉकडाउन वाली सिचुएशन में जो हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे ना, SOPs फॉलो करते थे, हमें उसी तरह से, ताकि ज़िंदगी रूटीन पे चलती रहे, दोबारा बंद ना करना पड़े। वैसे सिंध में खासी कन्फ्यूजन हुई है हमजा, कल जो वफाकी वज़ीर सेहत थी उनका बयान ये था कि बढ़ रहा है, सूबाई वज़ीर सेहत जो है उनका कहना ये था कि बढ़ रहा है कोरोना, स्कूल नहीं खोलने चाहिए। साहब ने कहा कि हाँ नॉर्मल है। तो हमें ये पता लगा कि टेस्ट बढ़ा दिए हमने। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान कंफ्यूजन नहीं है, ये हुकूमतों के अंदर भी, वज़रा के दरमियान भी कंफ्यूजन है। और इसी पर मुर्तज़ा वहाब कह चुके हैं पहले कि हमने स्कूल खोलने में जल्दबाजी की है। और सईद गनी साहब ने कहा कि टेस्ट बढ़ा दिए हमने, केसेस नहीं बढ़े, टेस्ट बढ़ा दिए, रेशो वही है। तो रेशो वही है। जबकि जो अजरा साहिबा हैं जो कि सूबाई वज़ीर सेहत, उन्होंने क्लियरली कहा कि रेशो जो है वो चेंज हुई है। तो अब इन तमाम सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए वहाँ पर तो 28 तारीख से स्कूल खोलने का फैसला, लेकिन जहाँ जहाँ खुल चुके हैं वहाँ पर फिर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। तो सबसे पहले फिर टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। पहली जो हम अपनी स्टोरी है उसकी तरफ चलेंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म ने खिताब किया है और उस खिताब के हवाले से कुछ अहम बातें। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक से लूटी रकम फौरी तौर पर वापस की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम से बड़ा मुतालबा कर दिया है और ये मुतालबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल से फाइनेंशियल एहतसाब एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी के मौजू पर खिताब किया। बिल्कुल फ़रा, एक अहम चीज़ जो वज़ीर आज़म ने कही वो देखने वाली बात है। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनसे खरबों डॉलर जो हैं वो सालाना बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो मुहज़्ज़ब अक़वाम हैं जो फिर कहते हैं कि जी कि इनको फैटफ में डाल देना चाहिए, जब पैसा आ रहा होता है उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो उस पर नहीं रोकते कि जी कि मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा बाहर आ रहा है। वहाँ पर रेगुलेशंस नहीं है कि जो पैसा आ रहा है उसका भी एहतसाब कर लिया जाए कि ये पैसा सही फेयर मीन से आ रहा है, और अगर किसी चोर रास्ते से आ रहा है, लॉन्ड्रिंग के नतीजे में आ रहा है और गैर कानूनी ज़राए के ज़रिए से मुंतकिल हो रहा है, तो फिर उसको वहाँ पे देर एंड देन किया जाए। सिर्फ भेजने वाला ही जो है वो करप्ट नहीं है, रिसीव करने वाला भी करप्ट है। लुबे लुबाब है इस सारी कहानी। ऐसा वाइट कॉलर क्राइम है कि जिस मुल्क से पैसे जा रहे हैं कदगने भी उसी मुल्क पर जो है लग रही हैं। तो जो मुल्क अपना पैसा उससे बढ़ा रहा है फिर वो कहता है कि जी आपके बैंक में फलां शख्स के अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी आप नहीं बताएंगे। तो वज़ीर आज़म ने यही कहा ना, उनका कहना था कि वाइट कॉलर क्राइम के जरिए से हर साल $1 खरब की मुंतकिली होती, कितनी बड़ी रकम है तरक्की पजीर ममालिक के लिए, जहाँ पे हम थोड़े थोड़े पैसों के हमारे जो है हेल्थ बजट्स होते हैं, एजुकेशन बजट्स होते हैं, सड़कें नहीं बन सकती, वहाँ से अगर $1 खरब उस तरक्की पजीर दुनिया से चला जाता है तो बड़ा लॉस है। हर
हर साल जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनसे अरबों डॉलर गैर कानूनी तौर पर निकल जाते हैं। अच्छा, मौसर इकदाम के बगैर वज़ीर-ए-आज़म ने ये बहुत क्लियर किया कि हमें मौसर इकदाम करने होंगे, अमीर और गरीब के दरमियान का फ़र्क जो है वरना ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से पैसे निकलते चले जाएंगे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उन पैसों को तरक्की पजीर ममालिक से हासिल करते जाएंगे, और फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको ही ब्लेम करेंगे कि भाई आपकी तो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लेकिन जो पैसे आप ले रहे हैं वो भी तो मनी लॉन्ड्रिंग के ही पैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो ये एक बहुत अहम है जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, और जैसे हमने आपको इससे पहले भी रिक्वेस्ट की है एक, और ये बार बार हम करेंगे कि तालीमी इदारे के खुलने के साथ साथ जो कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं या जिनके बारे में रिपोर्ट की जा रही है, उसकी वजह यही है कि हम लोग SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं कर रहे। हमें लग रहा है कि मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो गया, कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। एहतियात के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाना है। बिल्कुल फरा, एक और अहम मामला है, ये तो एहतियात हमने करनी है, लेकिन हुकूमत एहतियात नहीं कर रही, महंगाई करती जा रही है। हाँ, अब जैसे कहते हैं ना सस्ता क्या है सिर्फ, तो मुझे लगता है इंसानी जान बहुत सस्ती होगी, क्योंकि जहाँ पे महंगाई बढ़ जाए ना वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पर लूट मार बढ़ जाती है, वहाँ पर करप्शन बढ़ जाती है, क्योंकि उससे कोप करने का लोगों का जो मैकेनिज्म है वो फिर जराइम की सूरत में निकलता है, तो वो वहाँ इंसानी जान सस्ती हो जाती है। तो जो महंगाई की जो एक लहर आई है जिसमें बिजली भी महंगी हुई, कल हम अद्वियात पे बात कर रहे थे कि अद्वियात की कीमतों में 260% जो है इजाफा है, तकरीबन 94 अद्वियात है जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। लेकिन महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर कोई नहीं है। अब यूटिलिटी स्टोर्स जो वहाँ पे कि रिलीफ मिलना था लोगों को, वहाँ उन्हें सस्ते दामों जो है वो चीज़ें मिलनी थी, वहाँ पर भी महंगे दामों मिलेंगी। घी, कुकिंग ऑयल समेत मुतादिद अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 17 रुपए तक फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया, 17 रुपए फ़ी लीटर महंगा किया गया है। और इसी तरीके से दीगर अशिया है, जिसकी भी बात की जाए वो चीज़ महंगी होती जा रही है। तकरीबन 23 अशिया हैं जो पिछले एक हफ्ते में महंगी कर दी गई है। फ़ी लीटर 17 रुपये बढ़ने का मतलब पता है? आप शॉपिंग जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं घर की, तो वहाँ पे आप जाए ना, 3-4 लीटर की अगर बॉटल है और उस पर पर लीटर पे 17 का फ़र्क पड़ रहा है, तो एक आपने 3 लीटर की बॉटल उठाई है तो उस पर तो आपको ठीक ठाक फ़र्क पड़ गया। और दूध भी जो है, आप दूध का भी देखें ना, तो 1 लीटर का पैक 5 रुपए तक महंगा कर दिया गया, 1 लीटर का पैक 5 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि रिलीफ दिया जाएगा अवाम को, बल्कि सब्सिडीज़ जो हैं वो दी जाएंगी ताकि यहाँ पर अवाम को सस्ते नरखों पे चीज़ें मिल सकें। वो रिलीफ की मैं बात करता हूँ तो सिर्फ जो है ना 3 अशिया हैं जिनको सस्ता किया गया। अच्छा। 22 की जो कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं, लेकिन 23 है जो महंगी कर दी गई हैं और अवाम के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बाद अभी ज़िंदगी बेहतर तो हो रही है, लेकिन मईशत उतनी बेहतर नहीं हुई। पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, फरमाइएगा, ये अवाम जो बढ़ती हुई महंगाई से मुसलसल परेशान होते चले जा रहे हैं, इसका कुछ हुकूमत ने बंदोबस्त किया है? प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी ऑपरेट कर रही हैं मार्केट में, जो कीमतें हैं मुस्तहकम रखने की कोई हिकमत अमली है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरा एंड हमजा, गुड मॉर्निंग। बेसिकली फरा, बिल्कुल हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो उनको ना सिर्फ फाल किया गया है, बल्कि उससे एक स्टेप आगे पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है कि हमने एक पंजाब कीमत ऐप जो है ना, एप्लीकेशन को हमने लॉन्च की है, जिसमें कहीं से भी खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की शिकायत मौसूल होती है तो बर वक्त उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी ये सवाल इसलिए मुझे अच्छा लगा, उसकी वजह ये है कि देखिए जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ या जो प्राइसिंग, तो आपको पता है कि वो अगर बढ़नी है तो बढ़नी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एटलीस्ट के जो प्राइस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है किसी भी चीज़ की, जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से उसी रेट पे वो बिके। अब सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात वहाँ आती है कि जहाँ पे लोग मनमानी कीमतें लगा के बैठ जाते हैं, या पहले तो होर्डिंग का भी हमें बहुत सामना था, जिसके लिए फिर हमने लेजिस्लेशन की और बड़ी सख्त सजाएं। पहले क्या होता था कि जी अगर होर्डिंग की है, आपने छापा मारा, जो मुलाजमीन को पकड़ लिया, मालिक साहब जो है वो फिर आराम से बैठे हैं। तो अब जो लेजिस्लेशन है वो बड़ी हमने स्ट्रॉन्ग किस्म की इसीलिए की है कि जो मालिक होंगे उनको पकड़ा जाएगा, उनकी नॉन बेलेबल उनके ऊपर ऑफेंस लगेगी, साथ उसके ये कि उनका जो माल है वो भी जब्त होगा। इसी तरह अगर हम प्राइसिंग की बात करें
तो प्राइस कंट्रोल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर एक तो ऑलरेडी महंगाई इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब आपकी अर्निंग जो है आपकी जो कमोडिटीज है उनकी प्राइस के हिसाब से ना हो, तो ये तो ट्रेजेडी एक तो बिल्कुल ठीक मुसरत साहिबा, बिल्कुल ठीक हो गया। ये कह दीजिएगा कि एक तो अज खुद इजाफा होता है जिसके हवाले से आपने हमें क्लियरली बता दिया कि जो इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कि चीज़ें वैसे ही महंगी हो रही हैं, जो रेट लिस्ट है वो ही बढ़ती चली जा रही है। आपने बल्दियाती इंतखाबात में जाना है, आपको नहीं लगता कि महंगाई गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है? इसको कैसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को किसी तरह कंट्रोल किया जाए? हमजा, एक तो मैं आपकी बात को क्लियर करूं कि देखें हमारा ये वैसे ही फर्ज है, अगर हमने किसी लोकल बॉडीज इलेक्शन में ना भी जाना हो तो देखिए आवाम को मतलब रिलीफ देना, सस्ती चीज रिलीफ देना ये ड्यूटी है किसी भी गवर्नमेंट की विदाउट एनी इलेक्शन, अगर इलेक्शन करीब ना भी हो। और जो अभी जो आने वाला टाइम मैं देख रही हूँ एज ए वर्कर या ज़ाहिर हम लोग भी हर वक्त एक तो देखो ना, वी आर लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। गवर्नमेंट से मुराद ये कि लीडरशिप। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर आप बात को समझें कि हमें लोगों की आमदन को बढ़ाना है, हमें उन्हें रोजगार देना है और अपॉर्चुनिटीज इस तरह की देनी है कि अर्निंग बढ़ानी है ताकि ये चीज़ें उनको महंगी ना लगे। क्योंकि मैं अर्ज कर रही हूँ कि जो चीज़ एक जिस लेवल पे चली गई है उसमें उससे नीचे नहीं आना, हमने लोगों का इनकम लेवल वहाँ तक लेके जाना है। मुसर्रत चीमा साहब, इस पे वो है ना, इस पे वो शेर याद आ गया, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हाशिर उठा क्यों नहीं देते। आमदन कब बढ़ेगी, कीमतें तो बढ़ गई। आप लोग कहते थे 2 रुपए पर यूनिट बिजली लाएंगे, तो आपने पिछले 2 साल में तकरीबन 6 रुपए पर यूनिट जो है बिजली महंगी कर दी है। रिसेंटली जो इजाफा ये भी 1 रुपया 62 पैसे, ठीक है वो नेपरा की तरफ से की गई, लेकिन हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, अवामी नुमाइंदे आप हैं, तो कैसे आप फिर अवाम को ये समझा सकेंगे? तनख्वाहों में इजाफे उस तरह नहीं हो रहे, बल्कि तनख्वाहें कम हो रही हैं, कोरोना कट्स लग रहे हैं हर जगह पे। देखिए कोरोना एक एक्सेप्शन थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, तो फिर इसमें से हमारी अल्लाह ने बड़ी खास करम किया कि हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो फरा आपने बड़ी अहम इशू की तरफ आपने जो इशू को पॉइंट आउट किया है, उसमें मैं जो अर्ज करूं कि एक तो जो गुड न्यूज़ मैं आपके चैनल के तवज्जुह से शेयर करूं कि इंशाल्लाह हमारी जो बड़ी हमारी गवर्नमेंट ने मेहनत की है ये जो IPPs वाले इशू पे, और बिजली इंशाल्लाह जब सस्ती होगी ना तो फिर उसका इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर आएगा। आप देखें ना कि कमर्शियल जो जैसे जो फैक्ट्रियों में डोमेस्टिक जो यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी का, जब बिल कम होंगे तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़। लेकिन कब तक होगा, कब तक सस्ती होगी? आप खुद ही तो कह रही है जो चीज़ अब ऊपर चली गई है वो तो नीचे नहीं आने की। बिजली इज एक्सेप्शन, बिजली तो करप्शन की वजह से ऊपर गई हुई थी। करप्शन के अलावा जो चीज़ें हमने इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन में मैं बात कर रही थी, लेकिन बिजली तो आपको पता है कि ये क्या कर रहे थे हमारे मुल्क में, इन्होंने जिस तरह से जो हशर मचाया हुआ था वो तो आपको पता है कि वो तो छुपी हुई करप्शन की वजह से जो इनको एक टैक्स और जो जी। अच्छा मुसर्रत साहिबा, सब्जी तरकारी जो है ना, जो आम आदमी के खाने की चीज़ें हैं, जो मौसमियाती सब्जियां होती, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये तो लोकल पैदावार है और वही इसको तो गवर्नमेंट ने ही देखना है ना कि उनकी चीज़ें रेगुलेटेड हो, मार्केट में अवेलेबल भी हो। फिर किसान जो है शिकायत करते हैं कि उनकी जब जिन्स आती है तो उसे बाहर से आप लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये इसके बारे में भी क्या कुछ हुकूमत में पाए जाते हैं कि इकदाम लिए जाएँ कि लोकल जो पैदावार किसान है उसको फ़ायदा हो और लोगों को जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, सब्जी तरकारी है, कम से कम वो तो अर्ज़ा नरकों पर मिले? जी फरा, आई एग्री विद यू। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम एक पूरी रिवाइज्ड एग्रीकल्चर पॉलिसी पे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी चेंज हुए। अभी जो हुसैन जहानिया साहब आए, ही इज वेरी वेल एक्सपीरियंस और माशाल्लाह उनको काफ़ी तजर्बा। फिर उससे जो अगली अच्छी बात, जो मैं बैक एंड पे काम हो रहा है, समटाइम वो जब तक एग्जीक्यूटिव होता नजर नहीं आता। जितने भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं वो उस टीम से ना सिर्फ प्लानिंग उसकी सारी मनसूबाबंदी के लिए उनकी हेल्प ले रहे हैं। तो हम ये करने लगे हैं। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है कि एक क्रॉप को किसान बस वो उगाना शुरू करता है तो उसी के ऊपर ही फोकस। हम बैलेंस जिसमें सब्जियां भी, जिसमें हर चीज की एक पूरी प्लानिंग और जिसमें एक फेडरल लेवल जी ठीक है प्लानिंग की जा रही है। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी, उन्होंने यही कहा कि जी हम कर रहे हैं, बिल्कुल मामलात हो रहे हैं, लगे हुए हैं कि हम इस मसले पे हल और काबू पा लिया जाए, लेकिन अवाम बहुत शिद्दत से मुंतज़िर है कि उसे रिलीफ मिले। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आप कुछ बातें उन अवामिल की करते हैं जिसमें हम सबका किरदार होता है। मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली, वैसे तो ये एक बड़ा सनती आलूदगी की वजह से पैदा हुआ वो मसला है, ये वो अफरैत है जिसने हम सबको अपनी जिसे कहना है शिकार कर लिया है, हुकूमत को मसाइल से दो चार कर दिया है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है और हुकूमत ने इस हवाले से भी खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए। बिल्कुल, हम हमेशा यही बात करते हैं फराम, पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि हमें पता है ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हम पहले से क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? जब एक मामला सर पर पड़ जाता है फिर हम कहते हैं कि जो इकदाम करने लगे हैं, हाँ। तो वो पहले क्यों नहीं किए जाते? तो मानसून की बारिशों के दौरान भी पाकिस्तान में 100 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी, जो कितना पेनफुल है कि हम मतलब अल्लाह ताला की जिसे रहमत गर्दानते हैं, अगर वो भी हमारे लिए जहमत बन जाए तो अंदाज़ा करें कि हमारी कोताही, लापरवाही और गफलत जो किस दर्जे होगी, कितनी खराब होगी, किस दर्जे होगी। अच्छा, इसमें जो अहम बात है ना हम सब, ये है कि मॉनसून का पूरा सिस्टम शिफ्ट हो रहा है। अगर आप बचपन में पढ़ते हो तो हमने देखा था ना, बहिरा अरब से और खलीज बंगाल से हवाएं उठती हैं जो आती हैं, जो फिर पंजाब के इलाकों में बारिश का ज़्यादा बाइस बनती हैं और यहाँ पे बरसात होती है। लेकिन इस दफ़ा वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ, तो कराची जो है उसमें अर्बन फ्लडिंग हुई, वहाँ पे बंदोबस्त नहीं था, जिसके नतीजे में पूरा जो है, और फिर यहाँ पे जहाँ बारिशें चाहिए थी वहाँ पर बारिशें, और फराब फिर ये कहा गया कि कराची में तो कभी इतनी बारिश ही नहीं हुई, रिकॉर्ड टूट गए। पहले से इंडिकेटर्स मौजूद थे, रिसर्च हो रही थी इसके ऊपर, लेकिन कुछ किया नहीं गया। ये कोई नहीं बताता कि भाई रिसर्च थी, इंडिकेटर्स थे, हमें कहा भी गया था लेकिन हमने नहीं किया। मैंने कुछ बात भी सुनी थी कि हुकूमत सिंध ने भी ये कहा था कि हमें तो पता गया था कि इतनी हैवी रेनफॉल होगी तो हम उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस हवाले से बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रियाज अहमद साहब से। रियाज अहमद साहब, आपके ख्याल में ये जो 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिशों का और ये अर्बन फ्लडिंग हुई है, सबको पता है कि मानसून शिफ्ट हो रहा है, सबको पता है माहौलियाती आलूदगी है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और वजूहात हैं जो अहम हैं? जी बिल्कुल, मानसून सीज़न में अर्बन फ्लडिंग की चांसेस ज़्यादा होती है और तकरीबन अगर हम स्टेटिस्टिक में जाए तो मोस्टली हर साल मानसून सीज़न में जो बिग सिटीज़ है उसमें अर्बन फ्लडिंग होती है। और ख़ासकर पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि कराची में या सिंध में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बाज़ वेदर सिस्टम ऐसे आ जाते हैं मानसून में जिसमें कोई इतना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की जाती। लेकिन इस साल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो ख़ासकर एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इंटेंसिटी ज़्यादा थी। कराची समेत मतलब सिंध में भी देख ले, सिंध के अलावा पंजाब में और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग रिकॉर्ड की गई है, वो उसकी वजह यही है, जैसे मैंने पहले भी बता दी कि एक तो मानसून सीज़न में जो मानसून रेन है वो बहुत ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रेन होती है और ये इंटेंसिफाइड सिस्टम होते हैं, जिसकी वजह से। दूसरी बात यह कि चूँकि प्लान या लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सिटी में, तो इंटेंसिटी जब भी बढ़ेगी ख़ासकर उसका जो ड्रेन सिस्टम है तो वहाँ इनंडेशन की ज़्यादा चांसेस होती है और फिर एक अर्बन फ्लडिंग वाला सिचुएशन जो बन जाता है। तो इसलिए ये कोई नई बिल्कुल चीज़ नहीं है। अर्बन फ्लडिंग पंजाब में चूँकि मानसून एक्टिविटी हर साल होती रहती है, तो वहाँ पे तो साल में हर सीज़न में तकरीबन 2 या 3 दफ़ा फ्लडिंग होती है, ख़ासकर लाहौर में या फैसलाबाद में जो ये सिटीज़ है इस तरह बाकी। लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा रेन भी हुई है और ज़्यादा जो फ्लडिंग है ख़ासकर अर्बन फ्लडिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन मोस्टली पाकिस्तान के ज़्यादातर जो बिग सिटीज़ है उनमें पंजाब में भी और सिंध के अलावा केपी में भी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा फ्लैश फ्लडिंग भी। मानसून पैटर्न तब्दील होने की, शिफ्ट होने की बात हो रही है, इस हवाले से बता दीजिएगा कि इसके आने वाले वक्त में क्या असरात होंगे, क्या किया जा रहा है इसके लिए? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अपनी उसकी जो इम्पैक्ट्स है वो चलती आ रही है, ख़ासकर पाकिस्तान के वेदर सिस्टम जिस तरह और जो रोज़मर्रा जो एरियाज़ हैं जिसमें उस पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इस तरह वेदर के ऊपर भी उसके इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है और उसमें ट्रेंड। लेकिन अगर हम देखें ना तो मानसून की ट्रेंड है सच कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है इसमें।
अगर आप ये समझ रहे हैं कि कराची में या साउथ में बारिश हुई है, तो जब हम हिस्टोरिकल डेटा पे जाते हैं तो इस तरह इवेंट आते रहते हैं जो सिंध में ज़्यादा बारिश दे देते हैं, कुछ नॉर्थ में ज़्यादा बारिश जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। सॉरी, हम जिस सवाल कर रहे थे वो ये है कि निज़ाम जो है, बारिश का सबब बनने वाला जो निज़ाम है, ये 50% अब पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ शिफ्ट हो गया। यूजुअली ये होता था कि 20% जनूब की तरफ बढ़ता है और 80% शुमाल की तरफ जाना है। इस पैटर्न शिफ्ट की हम बात करें कि ये पैटर्न शिफ्ट क्या आगे भी इसी तरह से रहेगा? और हुकूमत ने ये कह दिया है कि सर्दियों में गैस तो नहीं मिलने वाली, तो सिर्फ खाना बनाने के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब है कि सर्दियां हमारे शुमाली इलाका जात में बहुत सख्त होती है। कुछ उसके बारे में भी बता दीजिए कि सर्दियां कितनी तवील हो सकती हैं, कितनी शिद्दत हो सकती है, टेम्परेचर जो है वो क्या रहने के इम्कानात है, खुश्क सर्दी होगी, बारिशें वहाँ पर भी आप देख रहे हैं। कुछ ऐसा मेट ऑफिस जो है वो हमें बता सकता है इस बारे में? डेफिनेटली सर्दी अभी है, टाइम है, क्योंकि हमारे पास जो सीज़न स्टार्ट होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हम विंटर रेनफॉल में काउंट करते हैं। तो अभी मतलब टाइम है, क्योंकि अभी 3 महीने अभी बाकी है जिसमें आगे हम इसके लिए प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन यह कि जो अभी आगे आने वाले जो दिन या जो महीने हैं, इसमें ओवरऑल जो एवरेज रेनफॉल है वो कम होता है। लेकिन विंटर के बाद हम बाद में कर लेंगे। अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम है जिसमें मतलब जी ठीक है। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वो यही कह रहे थे कि ट्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम बात कर रहे हैं। अब उस पर इकदाम क्या किए जाते हैं फरा, वो हम सर्दियों में भी देख लेंगे। बिल्कुल सही। टाइम फॉर ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे। खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आपके सामने अभी हम बात कर रहे थे उन चीज़ों की, महंगाई की, जो कि आम जिंदगी के और आम लोगों के इस्तेमाल की। हम सब आटे को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में, तो हर वक्त 3 वक्त की रोटी खाना। और देखा जाए तो सियासी जमातों को मंशूर भी रहा है ना, रोटी सबसे पहले, रोटी कपड़ा मकान। तो ये एक अहम ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसकी अहमियत के ऊपर बात करते हुए कहा कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। याद रहे कि इस साल जनवरी का जो महीना है, इसमें आटे का बहरान ने सर उठाया था, जिसमें हमें बताया गया कि बहुत सारे ज़ख़ीरा अंदाज़ों ने और उसके साथ साथ गिरां फरोशों ने आवाम को लूटा। सूरत हाल पे हुकूमत ने मुदाखलत करके काबू पाया। 15 लाख टन गंदम की दरामद जो है, इसका फैसला लिया गया। फिर नई फसल कम पैदा हुई, जिस पर मज़ीद गंदम जो है वो दरामद करना पड़ रही है। और लेकिन आटा है कि उस गंदम के आने के बावजूद मज़ीद महंगा होता चला जा रहा है। सो ये एक ऐसा साइकिल है जो टूटने में। ये किसने सोचा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ज़र्रे मुल्क के अंदर गंदम की फसल आएगी और गंदम नापैद हो जाएगी? और ऐसा हुआ। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि जी 15 लाख टन गंदम जो है वो हमने इंपोर्ट करनी है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और अभी तक जो आटे की किल्लत है वो तो मौजूद है, आटे की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। और अब सैयद फ़खर इमाम साहब ने ये कहा है, वज़ीर आला सिंध को भी ख़त लिख दिया है उस पर, और ये कहा है कि जी कि सिंध जो है वो पंजाब में जो आटे का बहरान आ रहा है उसका जिम्मेदार है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है इस बहरान की। सिंध में बाहर बरामद करने पे पाबंदी है ताकि गंदम मुल्क से बाहर ना चली जाए। तो वफाक जो है वो उसको ये चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। लेकिन इस हवाले से हम वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी से जानेंगे इस मसले के बारे में। सैयद फ़खर इमाम हमारे साथ हैं। सैयद फ़खर इमाम साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि फ़ूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, क्या इक़दाम हो रहे हैं? और वज़ीर-ए-आज़म को इतने इंपॉर्टेंट इशूज़ को वज़ीर-ए-आज़म ही एड्रेस करें तो एड्रेस होते हैं, वो जो इतने हमारे महकमा जात हैं, इतने इदारे हैं, इतने लोग हैं, वो इस बारे में क्यों नहीं स्टेप्स लेते या प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया कि हमारी अवलीन तरजीह फूड सिक्योरिटी है, उसमें पेशरफ्त हो रही है साथ साथ, क्योंकि हमारे यहाँ जो अजनास हैं उसमें अवलीन तरजीह पहले भी और आज भी और मुस्तकबिल में भी गंदम की फसल को दी जाती है। और पिछले साल गंदम की फसल पाकिस्तान की सतह पर 5 लाख टन हुई थी।
25.5 मिलियन टन हुई थी और हमारा जो हदफ था वो 27 मिलियन यानी कि तकरीबन 14-15 लाख टन हदफ से कम हुई थी। इस साल अगले महीने हम अपने जो काश्तकार हैं उनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करेंगे और वो जो हदफ होगा वो जो मौजूदा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज भी हमने चारों सूबों के साथ जो हमारी गंदम की आइंदा आने की फसल की पॉलिसी है उस पर एक पूरा रिव्यू भी किया था चारों सूबों के साथ और वो भी हमें अपनी सिफारिशात देंगे। फिर हम उनकी सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अपने भी कैलकुलेशंस वजारत कर रही है ठीक। और फिर इसको ECC और कैबिनेट में ले जाकर हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की पैदावार में इजाफ़ा हो और हमारा जो हदफ है वो इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे सीड है जी उसमें बेहतरी लाने की कोशिश ये की जा रही है कि जो 11 से 12 लाख टन गंदम की बीज की ज़रूरत है पाकिस्तान की सतह पर, उसमें से सर्टिफाइड सीड तकरीबन 4 लाख टन है। वो सर्टिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने की है। जी ठीक है। फ़खर इमाम ये कह दीजिएगा कि ज़राई शोबे में बेहतरी की आपने बात की, पैदावार की बात की और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात की गई है जी कि मीडियम और लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो बनाया जाएगा, लेकिन रोड मैप क्या है वो ज़रा बता दें कि किस तरीके से ये चीज़ें अचीव की जाएंगी। जी जदीद टेक्नोलॉजी के लिए यही तो चीज़ें हैं कि हम अपनी जो सीड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मौजूदा तो जो इस्तेमाल होगी वो होगी। रिसर्च जो हमारी चल रही है उसमें हम चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी कुछ इमदाद लेंगे और हमारे जितने भी इदारे हैं तहकीकाती इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे सूबाई रिसर्च सिस्टम्स हैं, उनको हम इनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऐसी वैरायटीज़ लाएं जो रस्ट रेजिस्टेंट हों, जिनकी पैदावार जो हमारी इस वक्त 27 मन से 28 मन की एवरेज जा रही है नेशनली, उसमें हम इजाफ़ा करें। और इसके लिए फिर टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है और इसमें हमारे पास जर्म प्लाज्म जो है हम मुख्तलिफ़ ममालिक से लेंगे और ख़ास तौर सिमट से जिन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिया था और वो फिर जो ड्रिल्स हैं वो भी, और जो हमारे कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स हैं काफ़ी कुछ पुराने हो गए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको रिप्लेस किया था विद मॉडर्न मशीनरी। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा ड्रिल्स सर, को भी और जो अहम आपने एक ख़त लिखा है इस सूरत हाल में जबकि आटे का जो है वो कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, गंदम मुसलसल जो है वो दरामद की जा रही है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिंध को क्यों ख़त लिखने की ज़रूरत पड़ी कि सिंध जो है वो पंजाब को गंदम दे? मुर्तज़ा वहाब ने तो उस पर कहा है कि सिंध जो है वो तो नहीं निकलने देता अपनी बाउंड्री से गंदम बाहर, क्योंकि पहले भी ये मसला हुआ था कि मुल्क से बाहर गंदम मुंतकिल हो गई थी तो हम तो अपने सूबे से बाहर नहीं जाने देते। तो ये तनाज़ा है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए जी, आज भी हमारी जो मीटिंग हुई है ऑनलाइन जूम से चारों सूबों के साथ, वहाँ हमने यही बात की थी कि ये बॉर्डर्स की जो आमदोरफ्त है आइन के तहत वो खुली रहनी चाहिए और इस पे सूबा बलूचिस्तान को कुछ रिजर्वेशंस थी कि उनकी तरफ जो गंदम जाती है उसमें रुकावट आ रही है। तमाम हुकूमतें सुन रही थी, उन्होंने कहा नहीं जी हम कोशिश करेंगे कि आमदोरफ्त में कोई ऐसी रुकावट ना हो, कोई बेकायदगी ना हो। और फिर जो डीजी थे फूड डिपार्टमेंट के, क्योंकि हमने वहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की तो वो कहने लगे कि हम और पंजाब इकट्ठे बैठ जाएंगे और अगर उसमें वफाक भी हिस्सा ले तो हमने कहा इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती कि हमारी, जैसे हम ये अनाउंस करने अगले हफ्तों में करने वाले हैं, तो अगर इनके अंदर एक आपस में गुफ्तगू हो जाए तो उम्मीद है कि हम तमाम एक कंसेंसस पे मिनिमम सपोर्ट। वो अहम बात ये है कि जैसे आपने खुद बताया कि गंदम अपने हदफ से मतलब 1411 मिलियन टन कम पैदा हुई है और 2 माह में नई फसल की बुआई भी है, तो अब गंदम का जो मतलूबा हदफ है उसको पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार की जा सके कि गंदम बहरान जो है वो पैदा ही ना हो।
जी, हदफ से 14 लाख टन पिछले साल कम हुई थी और मैंने गुजारिश की सबसे अव्वल तो यही काम है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि एक फेयर रिटर्न दे काश्तकार को, कि उसको भी इंसेंटिव हो कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करे बजरिया खाद और वीडीसाइड और फंजासाइड का इस्तेमाल करे, और जो खाद के तनासब है फॉस्फेट इस्तेमाल ज़्यादा करे और उसके साथ पोटैश भी का भी इस्तेमाल करे। मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक हमारी कोशिश होगी अगर हम क्वालिटी सीड, जैसे मैंने पहले कहा सर्टिफाइड सीड जिसको हम कहते हैं, 3 किस्म के होते हैं, एक प्री बेसिक, बेसिक और सर्टिफाइड। सर्टिफाइड जो होता है वो काश्तकार तक पहुंचता है और वो सीड जो है वो मयारी होता है, और हमारी जहाँ से पाकिस्तान की सतह पर 11 से 12 लाख टन की क्वालिटी सीड की ज़रूरत है, तो 4 लाख टन तो हमारे पास है, और हमारे से मुराद के पब्लिक सेक्टर में 50,000 टन के करीब है और 3.5 लाख टन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, पर वो सर्टिफाई फेडरल सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे ये काम होगा, और हमारी ये भी कोशिश होगी कि वफाक और सूबाई हुकूमतें इस चीज़ में काश्तकार को अगर सब्सिडी भी देनी पड़े सीड के लिए तो हम उसके लिए भी इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। फ़खर इमाम साहब, और खाद के हवाले से कह दीजिएगा, खाद की कीमतों में जो इजाफे की बात फैक्ट्रियों ने की है, GIDC का मामला है, वाजिबात का मामला है, किस तरह किसानों पर बोझ नहीं पड़ेगा, हुकूमत उस लिए क्या कर रही है? जी, जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है जी, इसका एक अपना फॉर्मुलेशन होती है, पर हमारी नज़र इस पर हम रखेंगे यकीनन। जहाँ तक GIDC का ताल्लुक है जी, इस पर तो कोर्ट की अभी जजमेंट आई है और जिसके तहत अज़ खुद अमल होगा। पर जहाँ तक खाद की कीमतों का ताल्लुक है, वो आप की बात बजा है, उसका इंटरनेशनल प्राइसेस से होता है, क्योंकि 70% जो हमारी फॉस्फेटिक खाद है वो हम दरामद करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो उस पर फिर हुकूमत देख रही है कि हम अगर वो बढ़ती है कीमत तो हमारी ये कोशिश होगी कि काश्तकार को हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर हम दे सकते हैं उसमें रिलीफ। सर, एक सब्सिडी मसला जो रहा है वो टिड्डी दल का रहा, जिससे बहुत नुकसान पहुंचाया है फसलों को सिंध में भी और उसके बाद पंजाब के कुछ इलाकों में भी। तो उससे निपटने के लिए जो इकदाम किए गए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो क्या है? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक खबर आ रही थी कि कुछ जहाज़ और उन्हें चाहिए हैं और स्प्रे की चीज़ें भी उनके पास नहीं है, तो वहाँ पर हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? जी, अभी तक मैं ये समझता हूँ कि जो टिड्डी दल की जितनी भी प्लानिंग हुई है और उस पर अमल दरामद हुआ है, पिछले तकरीबन 18 महीने से टिड्डी दल यहाँ एंटर किया था, कोई 1.5 साल पहले से। इस साल के शुरू में मई जून में इसका थोड़ा सा अटैक आया था बलूचिस्तान में, तो वसी था, पंजाब में भी 8-9 अजला में था, सिंध में भी था, KP में भी था, पर काफ़ी हद तक इस चैलेंज को हमारे जो 5-6 इदारे हैं वफाक की सतह पर, DPP जो मिनिस्ट्री हमारे का एक बहुत टेक्निकल इदारा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, उन्होंने 100 एंटोमोलॉजिस्ट नए को इंडक्ट करने की, रिक्रूट करने का प्रोसेस ऑन है, और उनके साथ फिर 100 ऐसे और लोग होंगे जो उनके असिस्टेंट्स होंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास जितनी भी इक्विपमेंट है उसमें हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो उसमें भी इंशाल्लाह इजाफा होगा, और फिर केमिकल का जो इस्तेमाल है वो भी हमारे पास है भी काफ़ी हद तक, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी वो भी हम लेकर आएंगे। फिर जो मशीनरी है, माइक्रोनेस है, और ठीक है, वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम हमारे साथ थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हमजा, अगर मैं कहूँ ना कि मुझे बहुत गुस्सा है तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये गुस्सा कल के 2 वाक़यात का जो फॉलोअप है उसके नतीजे में। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में मुसलसल जिनसी दरिंदगी के वाक़यात जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। भले वो मासूम बच्चियाँ हों, भले वो बच्चे हों, भले वो औरतें हों, कोई जो है महफूज नहीं है। बहुत ज़्यादा ये वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमेशा कहा जाता है कि इसमें जो एक रवैया है वो रवैया एक तरफ तो बेहिसी का है, जहाँ इस तरह के मामला को अहमियत नहीं दी जाती। दूसरा ये कि कानूनी तकाजे उस तरह से पूरे नहीं किए जाते। और तीसरा जो मुद्दई होता है ना, बहुत सारी जगहों पे ऐसे रहता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मीडिया तो इशू उठाता है लेकिन वो लोग सुलह सफाई कर लेते हैं, वो जो है पीछे हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो असल तौर पे विक्टिम होते हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाता। मैं 2 स्टोरीज के हवाले से बात मामला ही ये है कि हम पहले दिन भी ये कह रहे थे जब ये मोटरवे केस आया कि मुद्दई आया, मुद्दई ने केस किया, रिपोर्ट हो गया, मीडिया ने केस उठाया, उसके बाद अदालत में जाके बयान बदल जाते हैं, आप फौरी पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? अव्वल ये कि आपकी मर्जी है, आप जो अपने लिए फैसला करें, लेकिन इससे ऐसा होता है कि लोगों को ये तासुर जाता है कि देखा कि झूठ था इसलिए ये पीछे हट गया। और जो दूसरे लोग आना चाह रहे होते हैं वो इस वजह से नहीं आते, शायद कोई ऐसा दबाव होता है, शायद कोई ऐसा दबाव होता है और हमें भी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिसोर्सेज कितने ज़ाया होते हैं। अब ये जो वाक़या रावलपिंडी में ज्यादती के मुजरिम है तारिक नियाजी, इसके बारे में रावलपिंडी पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली एक्टिवली ऑपरेट करते हुए उसको गिरफ्तार किया। ये बड़ा अंदोनाक किस्म का मतलब रिपोर्ट हुआ था ये वाक़या सोशल मीडिया पे कि उसने मुतअद्दिद बार लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया, वो प्रेग्नेंट होगी, उससे जो बच्ची हुई उसको मार दिया, उसे फेंक दिया। सो ये कत्ल का भी साथ एक जो है मामला था, एक नौज़ायदा बच्ची की। अदालत में ये हुआ कि जब डिस्ट्रिक्ट कचहरी में केस की समाअत हुई तो वहाँ पर उसने बताया गया कि खातून ने मुजरिम को माफ़ कर दिया है। यहाँ तो मुलजिम, लेकिन मुझे तो मुजरिम ही लग रहा है, तो मुलजिम को माफ़ कर दिया और दोनों ने बाहिमी रजामंदी से शादी का फैसला किया, जिसमें जज साहब ने मुतअद्दिद बार खातून से पूछा कि उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, वो बिला खौफ ये बयान रिकॉर्ड करा रही है, अगर कोई इशू है तो वो कह सकती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उसे पनाह दी जाएगी। बार बार ये पूछने के बावजूद खातून जो है उसने कहा नहीं जी मैं तो शादी करना चाहती हूँ। और उसके बाद निकाह खां को बुलाया गया और 50,000 रुपये जो था हक महर इनका तय हुआ और इनकी शादी कर दी गई। और मुलजिम ने हथकड़ी पहने हुए निकाह नामे पे दस्तखत की और ये मामला वहीं पर रफा दफा हो गया और फिर जमानत जो है 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने के एवज मंजूर कर ली गई। दूसरी जो कहानी है वो हम सुनाने के बजाय गुजरांवाला में क्या हुआ वो आपको सुनाते हैं अपने रिपोर्टर की जुबानी। रफीक ने हमें ज्वाइन किया है गुजरांवाला से। शुक्रिया रफीक, बताइएगा ये गुजरांवाला जो रेप केस था, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था एक एएसआई के ऊपर, वो उसका ड्रॉप सीन तो बड़ा ही जिसे कहना चाहिए, वो लड़की कहाँ गई, पूरा खानदान कहाँ गायब हो गया, क्या उन्हें झूठे बयानात के ऊपर भी कोई अकाउंटेबल करने का सिलसिला होगा, ये कहानी क्या है? इसमें 2 पहलू है, बड़े अहम पहलू हैं। सबसे पहला कि जो मुतासरा लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था एएसआई पर कि 10 तारीख को उसने उसके घर आकर किसी केस की तफ्तीश के लिए उसे रेप का निशाना बनाया था। उसके बाद उसकी जो एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी तो 92 ने इस मामले को उठाया 20 सितंबर को, तो उस पर आईजी ने नोटिस लिया, फौरी उसका मुकदमा भी दर्ज हो गया और वो रो रो के चिल्ला के हर प्लेटफॉर्म पे ये दुहाइयाँ देती रही कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और पुलिस वाले ने की है, उसको पुलिस रेस्ट नहीं कर रही। जिसके बाद मुलजिम ने जो है वो 3 तारीख तक अबूरी जमानत मंजूर करवा ली। तो गुज़श्ता रोज जो है वो बड़ा एक ड्रॉप सीन सामने आया, अजीबोगरीब मामला हुआ है कि वही लड़की जो 10 रोज से ये चिल्ला रही थी हर जगह पे कि मेरे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, वही लड़की अदालत में जाके 164 के बयान के तहत उन्होंने जब बयान रिकॉर्ड कराया अदालत के सामने रूबरू, तो उन्होंने कहा कि ये एएसआई मुबश्शिर जो है ये मेरा मुलजिम नहीं है, ये मेरे वालिद ने गलती से जो है गलत फहमी में इसका नाम जो है वो लिखवा दिया, ये मेरा मुलजिम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है कि ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वो अपने घर को ताला लगा के गायब हो चुकी है। मैं अभी भी उनके गली से विजिट करके आया हूँ, उनके घर के बाहर ताला लग गया वहाँ पर और पुलिस ने सिक्योरिटी एहलकार जो वो तैनात किए हैं। और दूसरा पहलू बड़ा अहम ये है कि जो एसपी सदर थे और पुलिस के दीगर आला अफसरान थे वो ये बरमला कह रहे थे कि अगर ये साबित ना हुआ तो इस लड़की के
खिलाफ दफा 182 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मगर अभी तक उनकी पुरअसरार खामोशी जो है उन्होंने कई सवालात को जन्म दे दिया है। ये बताइएगा उसकी इसने बयान बदला है। डीएनए फोरेंसिक भी तो किया गया था ना उसका, तो उसमें आया था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है, ज्यादती की गई है, वो कोई रिपोर्ट आई थी जिसमें साबित हुआ हो? और इस बारे में भी हमें बता दीजिएगा। और साथ ये भी शामिल कीजिएगा कि ये कहा गया कि तफ्तीश जब की गई तो पता लगा कि जब का वाकया, जिस वक्त का वाकया बताया गया उस वक्त वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। जी बिल्कुल, जब ये वाकया हुआ था उनकी सीडीआर भी पुलिस ने हासिल की है। मुलजिम ने ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैं उनके घर ज़रूर गया हूँ, लेकिन आधे से पौने घंटे के बाद वो वापस चला गया थाने में। एफआईआर में उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ये 3 घंटे उनके घर में स्टे की है। तो ये चीज़ें भी हम सामने लेके आए थे अपनी नाजरीन के। और डीएनए की जो बात की है, डीएनए से हमारी कल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो इस केस को देख रहे थे, मेरी उनसे बात हुई। उनका कहना था कि 6-7 दिन लग जाएंगे लड़की की डीएनए रिपोर्ट आने पर। तो जब हमने क्वेश्चन किया कि क्या जो एएसआई है उसका डीएनए सैंपल लिया गया है, तो वो कह रहे थे कि नहीं, अभी उनका डीएनए सैंपल नहीं लिया गया, जब लड़की की रिपोर्ट आएगी तो फिर डीएनए लिया जाएगा। मगर सोशल मीडिया पर इस लड़की के बयान के बाद एक हलचल मच गई है। सोशल मीडिया मुझे ये भी बता दीजिएगा कि पुलिस ने अब क्यों सिक्योरिटी एहलकार जो है वो वहाँ पे लगाए हैं? क्या पुलिस ये इंश्योर करना चाह रही है कि वो घर वापस ना आ जाए? यही तो सवालिया निशान है कि पुलिस इसलिए खड़ी कर दी गई है कि मीडिया की रसाई उनके घर तक ना हो, किसी दूसरे बंदे की रसाई वहां तक ना हो। और हमारे बावसूख जराए ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस ने खुद उस फैमिली को, क्योंकि वो किराएदार थे, उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया है कि आप कहीं और जगह पे चले जाएं, किसी और शहर में चले जाएं, जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता, मीडिया के सामने ना आए। तो इसीलिए पुलिस एहलकार को आप ये एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज आपने अपने गुफ्तगू में कही, आपने फरमाया कि जब जमानत दे दी गई उस एएसआई को, उसके बाद इस खातून ने अपना बयान बदला। तो आप ये जो कहना चाह रहे हैं वो वही है जो हम समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये उन पर दबाव डाला गया है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि दबाव डाला गया। रफीक, आपने हमें आगे पूरी स्टोरी से आपका बहुत शुक्रिया। अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं। फरा, अहम मामला ये है कि भारतीय फोर्सेस की एलओसी के खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए 24 ममालिक के सफ़ीरों और दिफाई अताशियों ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया है। और पाकिस्तान ने यह दौरा कराया। फरा, जब कहा गया भारत को, तो भारत ने एक दफ़ा भी दौरा नहीं करवाया। इवन वहाँ पर जो मीडिया पर्सन मौजूद थे, जो सहाफ़ी मौजूद थे कश्मीर से, तो उनके आप देखें कि कैमरे छीन लिए जाते थे। कई ऐसे सहाफ़ी थे जिनके बयान सामने आए कि हमें भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो पाकिस्तान ने हर बार यही किया है। वफ़द ने भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात भी की है। और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ब्रीफिंग में बताया कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जो है वो कर रहा है। अभी भी जो हमने आप देखेंगे तो बहुत एक लेटेस्ट जो फायरिंग और वहाँ पे गोलाबारी की इतलात जो है उसमें हमारे 2 जो फौजी जवान हैं उनकी शहादत की इतला थी कल तक। रवां साल अब तक भारत जो है 2333 दफ़ा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसमें दुनिया खामोश है। और इस भारतीय फायरिंग के नतीजे में 18 जो है आम शहरी, सिविल अफराद शहीद और ज़ख्मी, और 185 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ये वो आम शहरी हैं जिनका कोई कसूर नहीं। इसमें अभी वो फौजी जवान, वो लोग शामिल नहीं हैं जो कि इसके नतीजे में जिनकी शहादत हुई। फरा, सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने कभी नहीं रोका। जो आलमी सफ़ीर हों LOC के इलाके में जाना चाहते हैं उनको कभी नहीं रोका, जबकि भारत में गैर मुल्की सफ़ीरों के LOC के दौरे पर पाबंदी आयद की गई है। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मुल्की आइन में मुतनाज़ा तब्दीली की थी और ये मामला संगीन हो रहा था। ब्रिगेडियर रिटायर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, मामला ये है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा अताशी हो, सफ़ीर हो, मीडिया हो, उनको LOC का दौरा कराया, वहाँ पर जो हक़ाइक़ हैं वो उनको दिखाए, लेकिन जो आलमी मीडिया है, जो अक़वाम आलम है, वो फिर भी भारत पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। ये क्या मामला है? भारत वहाँ पर जाने भी नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये आपकी बात सही है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, उनका इंडियन लोकल मीडिया जो उनको भी इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चेंज आया है पिछले 1-1.5 साल में, जब से ये आर्टिकल 370 उन्होंने रिवोक किया है और ये उनकी बर्बरियत में इजाफा हुआ। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक लॉकडाउन अभी तक चल रहा है कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है इंटरनेशनल लेवल, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ऑब्वियसली सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी, कि दुनिया को अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए
कि कैसे वहाँ पे मजालिम हो रहे हैं और उसकी इफ़ेक्ट ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अब हाईलाइट खुद कर रहे हैं। वहाँ पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम उन तक हमारी हिकमत अमली की बड़ी कामयाबी है कि वो अब खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जनाब इंडिया में इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ पे इंडियन आर्मी क्या कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कल टूर हुआ है, गाइडेड टूर, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे दिखाने के लिए डिप्लोमेट, एम्बेसडर्स और डिफेंस अटैचीज गए हैं, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन कल इसलिए ज़रूरी था। मैं समझता हूँ उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि देखें आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना वर्चुअल खिताब करना है और यकीनन वो कश्मीर के कॉज के लिए उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है वो आज हाईलाइट करेंगे और ज़्यादा आज फोर्सफुली करेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखें जब भी हम लेके जाते हैं इन फॉरेन गेस्ट को वहाँ पे और मीडिया के लोग, फॉरेन मीडिया भी उसमें शामिल हैं, तो वो फिर जाके रिपोर्ट करते हैं। डिप्लोमेट्स अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं अपने ममालिक को अपने डिप्लोमेटिक चैनल से। तो लिहाजा ये एक विजिट जो DGISPR कंडक्ट करते हैं उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। ये भी बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, जी बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं कि आज एक वकील बाबर कादरी को भी कत्ल कर दिया गया है मकबूजा कश्मीर में, जो बीजेपी की बहुत बड़े नाक़िद रहे हैं। एक प्रोग्राम में उन्होंने भारत मुर्दाबाद का नारा लगाया था और उसकी सज़ा जो है वो आज उन्हें मिल गई। तो भारत तो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस भी कर रहा है, वो चाह रहा है कि वहाँ आबादी का तनासुब चेंज कर दें, मुसलमानों को अक़लियत में बदल दिया जाए, ताकि अगर इस्तिस्वाब राय जो है वो करना ही पड़े तो वहाँ पे फैसला जो है वो भारत के हक में आ जाए। तो ये टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फैक्टर है इस सारे मामले में। इस बारे में आप समझते हैं कि हम मुनासिब इक़दाम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि एक तो देखिए हमने इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जो है अपना लोगों को अवेयर किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, और ख़ासकर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वहाँ पे जिसका पहले मैंने जिक्र किया। अब वहाँ पे ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये मूडी RSS के चैम्पियन मूडी वो आबादकारी कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों को वो एक माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे इंडिया से लोगों को लेके आ रहे हैं वहाँ पे उनको आबाद करने के लिए। मेरा ख्याल है देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक 3 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन जो है वो बंद कमरे में इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जो हालात हैं वो हो चुके हैं। और इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी अवेयर है कि जनाब वहाँ पे किस किस्म के डेवलपमेंट जो है, इलीगल डेवलपमेंट जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वहाँ पे कर रहे हैं, इंडियन आर्मी जो कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी तरफ से हमारी हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि वाइल हम साहब ये कहिएगा, तैयब उर्दवान के खिताब की भी बात हो रही थी कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, तो उस खिताब के हवाले से बताइएगा। जो पाकिस्तान का बयानिया है वो दोस्त ममालिक भी जो हैं कश्मीर के हवाले से सामने लेकर आ रहे हैं, तुर्की खास तौर पर, तो वो कितना सूदमंद साबित होगा? बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कश्मीर कॉज के लिए, पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अर्दोगान टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन की अपनी स्पीच में 2 दिन पहले उन्होंने कश्मीर कॉज को सपोर्ट किया है। टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है मुश्किल वक्त में। टर्की वो वाहिद वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हैं जिन्होंने कश्मीर कॉज को सपोर्ट किया और इंटरनेशनल लेवल पे उस कॉज को प्रोजेक्ट भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक होगा एक इंडिकेटर बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए कि वो भी जब अपनी स्पीचेस करें यूनाइटेड नेशन में या अदरवाइज उनको भी चाहिए, खासकर OIC के ममालिक जो है कि कश्मीर कॉज को वो सपोर्ट करें, भरपूर सपोर्ट करें और इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंडेम करें जो वहाँ पे मजालिम जो है उन्होंने और बर्बरियत जो चल रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि ये जो DGISPR ये जो उनकी जो ये विजिट्स कोऑर्डिनेट करती है, ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो फॉरेन डिप्लोमेट्स को फॉरेन ऑफिस में बुलाया जाता है, ISPR में बुलाया जाता है और वहाँ पे उनको ब्रीफिंग्स होती हैं। तो ये जो इंगेजमेंट का हमारा प्रोसेस है विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक तो एट द इंटरनेशनल लेवल एंड वाया द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इन पाकिस्तान, मेरा ख्याल है इसके आप देखेंगे कि इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
फरा जो सियासी पारा है ना वो हर रोज बढ़ता चला जा रहा है, वो भी फ्लैश पॉइंट की तरफ लगता है। अगर ये ना बढ़े ना तो हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अभी के पीछे 1-2-3 दिन से जब से ये एपीसी हुआ है इतना कुछ हो रहा है कि समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और जो एपीसी के बाद एपीसी रहनुमा जो थे, जो अपोजिशन के रहनुमा थे, उनसे ज़्यादा वजीर बरा रेलवे शेख रशीद सियासत में इन हो गए। बिल्कुल सही। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक और चैलेंज कर दिया है, खुला चैलेंज किया है उन्होंने। वो कहते हैं कि इस्तीफे दो, बिस्मिल्लाह करो। जो इस्तीफों की बात हो रही थी ना कि इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है उनका कि आप इस्तीफे दें, फैसलाबाद में वो ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और शेख रशीद ने अपोजिशन जमात और उनके रहनुमाओं पर तनकीद की ट्रेन चढ़ा दी। वैसे ट्रेन चढ़ जाती है अक्सर ना, लेकिन वो बाज़-औक़ात कभी ट्रक पे चढ़ जाती है, कभी किसी गाड़ी पे चढ़ जाती है, कभी मासूम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। ये ट्रेन हमारी जो है ना ये बहुत आजकल इधर-उधर है ना, अपने महकमे के हवाले से बात नहीं करते, वो सियासत के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं। बिल्कुल सही। सो यही ये वजह है कि उनका कहना था कि कौन सी बात कर दी है जो उधम मच गया है, बिलावल से पूछें कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। वैसे उनकी बातें उनकी ज़बान से अच्छी लगती हैं, हम जितना भी उसको कोशिश कर लेना बताने की, स्टाइल है ना वो बेहतरीन है, उनको सुनते हैं कि शेख साहब ने क्या कहा। मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं और आज मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। एक दफा इनकार करे मैं डेट और जगह बताऊं। हाँ जी, ये तो चैलेंज सामने आ गया है शेख रशीद साहब का। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है उनमें से ही मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती किफ़ायत साहब, JUIFA के रहनुमा है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान 1-to-1 मुलाकात कर चुके हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आम तनाजुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात कोई मायूब बात नहीं है, वो हमारे वतन के हैं और हमारे अपनी फ़ौज के सरबराह हैं, तो उनसे अगर कोई शहरी मिलता है तो ये कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इन मुलाकातों का एक ख़ास पस मंज़र होता है और पस मंज़र ये होता है कि लोग उनसे रिलीफ मांगते हैं, बाज़ लोग हुकूमत मांगते हैं, बाज़ लोग कोई और रिलीफ मांगते हैं अदालती मामलात में या अपने मुकदमात में। हमारे मुतालिक जो ऐसी प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे मुतालिक, ये कतअन बेबुनियाद है। अगर कोई ऐसी मुलाकात सरेराह हुई हो तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन आपने तो खुद सुना होगा बयान, और खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसको वो भी किया। उन्होंने कहा कि जिनके नुमाइंदे हैं खुल के बताया जाए वरना हम जवाब देंगे। लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा है कि अपोजिशन सिर्फ बातें कर रही है, ना कोई धरना होगा, ना कोई इस्तीफा होगा, ना कोई तहरीक होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इसी तरह से बातें करके मुंतशिर हो जाएंगे जो पहले भी करते रहे हैं, और नून और शीन जो है वो भी अलग होंगे। तो इन बातों में कितनी का आपको सदाकत नजर आ रही है? कि ख्वाब है तो ख्वाब पर कोई पाबंदी नहीं होती, आप कोई भी ख्वाब देख सकते हैं। तो शेख साहब ये ख्वाब इसलिए देखते हैं कि अब इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है तो इमरान खान के लोग उससे पहले भाग जाएंगे। तो शेख साहब इस तरह की तिफल तसलियाँ दे रहे हैं ताकि उनको यकीन हो जाए कि मैं अंदर का आदमी हूँ, मैं बाखबर आदमी हूँ, मेरी राय ठीक होती है, मेरा तजिया ठीक होता है और मैं पूछ कर तजिया देता हूँ। तो वो लोग जो भागने वाले होते हैं तो वो न भागें। तो शेख साहब नफ्सियाती तौर पर उनको जो शिकस्त हो रही है APC से, उस नफ्सियाती शिकस्त के असरात से बचने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, जो अपोजिशन पर तनकीद होती है ना, या अपोजिशन के लिए सवाल उठाया जाता है, वो यही सवाल उठाया जाता है कि अपोजिशन तो खुद इख्तलाफात का शिकार है। जब इकट्ठे होते हैं तब भी कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसमें पता लगता है कि जी इस बात पर इख्तलाफ हो गया था, इस बात पर भी नहीं मान सके। तो तहरीक आप कैसे चलाएंगे अगर इख्तलाफात अंदरूनी तौर पर इतने रहेंगे? देखो, हमारी जमातें अलग हैं, हमारा झंडा और एजेंडा अलग है, दस्तूर मंशूर अलग है। लेकिन आप इसको एक विलेज की तौर पर ले लेना कि एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर अगर आग लग गई है तो हर एक आदमी उस आग को बचाने के लिए आपस में बेशक इख्तिलाफ होते लेकिन एक होंगे। कोई आदमी बाल्टी के अंदर पानी लाएगा, कोई आदमी लोटे के अंदर लाएगा अपनी इस्तात के मुताबिक। वो किसी का पानी साफ होगा, किसी का गदला होगा, किसी का मकरू होगा, लेकिन उस वक्त ये बहस नहीं होती। तमाम लोग उस आग को बचाते हैं तो बाद में देखे जाते हैं तफसीलात को। तो हम एक पॉइंट पे तो सब मुतमईन और मुत्तफिक हैं, छोटी जमातें भी और बड़ी भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एजेंडा है कि इस हुकूमत को फौरन जाना चाहिए। नून वाले भी यही कह रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं, हमारे साथ और
जमातें जो मुल्क है वो भी ये कह रही हैं। तो ये क्यों खुशफहमी के अंदर पड़े हुए हैं? जब हम बहुत मुख्तलिफ हैं लेकिन आपके लिए एक हैं, तो फिर इसको मान लेना चाहिए कि सारी कौम आपके खिलाफ हो गई है। तो क्या उनका ज़मीर नहीं जाग रहा कि आप खुद? मुफ्ती साहब ये भी कहती है कि मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, कोरोना है, मईशत है, ख़ास तौर पर कश्मीर का मामला बहुत ज़्यादा अहम है। तो वो कहते हैं आपके हुकूमत जब कहती है कि हमें तो इत्तेहाद व यकजहती की बात करनी चाहिए, कश्मीर का इतना सीरियस मसला है, बाकी ये जो कोरोना वबा है ये आलमी वबा थी, फिर भी सियासत की गई इसके ऊपर, तो अभी तहरीक को मुलतवी कर देना चाहिए, पहले ये मामलात जो हैं, ये जो कौमी मामलात हैं, इनको पहले निपटा देना चाहिए। में जनवरी में जैसे कट की बात कर रहे हैं, ये इतनी ठंड में तब दूसरी वेव की बात भी चल रही है। नहीं भाई, आप अंदाज़ा लगाओ, कौमी यकजहती एक और मौजू है और हुकूमत को सांस देना, ऑक्सीजन देना ये और मौजू है। आप हमारी तारीख देखें, जहाँ भी कौमी यकजहती का सवाल आया हम एक साथ हुए। कोरोना के अंदर हम एक पेज पर थे, कश्मीर के मामले पर हम एक पेज पर होना चाहते थे, मईशत के मामले में हम मिसा की मईशत करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म दिया है जिसके अंदर संजीदगी न थी, न है और न आएगी। तो लिहाजा उसने जहाँ जहाँ कौम को एक होना चाहिए था उसने वो मौका ज़ाया कर दिया। बिल्कुल सही, लेकिन आपको मालूम ही है कि मौलाना के करीबी साथी गिरफ्तार हैं। ये मरकज़ी कौंसिल के रुकन DFO मूसा खान जो है, उनके ऊपर भी आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम है और मौलाना को भी नैब का नोटिस मिल चुका है। तो क्या मौलाना पेश होंगे और क्या गिरफ्तारी मुतवक्को है? उस सूरत में तहरीक का क्या बनेगा और क्या तहरीक चलती रहेगी? हमारा मौक़िफ़ ये है कि जुर्म को जुर्म के हैसियत से देखना चाहिए, जुर्म को कतई नज़र सयाक़ व सबाक़ से, मंजर पस मंजर से हटा कर देखना चाहिए। अगर आप जुर्म को जुर्म की नोई से देखेंगे तो हमारी तरफ से आपको मुकम्मल तावन हासिल होगा। लेकिन ये क्या बात है कि अगर जरदारी साहब का एक बयान आ जाता है वो हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उनकी एक फ़ाइल सामने आ जाती है। मियाँ साहब का एक बयान आ जाता है हुकूमत के ख़िलाफ़, उनका एक मुकदमा सामने आया जाता है। फिर जब मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक चला रहे हैं तो एक बात सामने आ जाती है कि इनको नेब में पेश होना चाहिए। देखो, टाइमिंग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, टाइमिंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर आप नेब के जरिए हमें डराना चाहते हैं तो हम वो डरने वाले नहीं है। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, यही मामला है। वो कह रहे हैं कि जी अगर नेब के थ्रू आप हमें दबाना चाहते हैं तो हम नहीं दबने वाले। बिल्कुल सही। टाइम फॉर ब्रेक, फिर मिलते हैं। खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और ये खबर सुनाते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको, इसलिए कि खबर भी है और खुशखबरी भी है। और वो ये है कि आपके इल्म में है पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, भले वो कोई नागहानी आफत हो, कोई फौरी तौर पे हादसा हो, कहीं किसी को मदद की ज़रूरत हो, वन सर्विस यू कैन रियली ट्रस्ट कि आप कॉल करेंगे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप वहाँ से उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आग लगने के वाक़यात हों, किसी के रोड एक्सीडेंट के मामलात हों, खुदा न खासा कोई हादसा हो किसी भी किस्म का, और कभी भी जो इनके एहलकार है ना जो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, इनके ऊपर कोई स्कैंडल नहीं बना पड़ा। हाँ, कि इनसे कहा जाए कि जी कि इन्होंने कभी पैसे मांग लिए, इन्होंने कभी ये कर लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो हम इनको देखते ही हैं कि ये बड़े इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से ये पहले एशिया की पहली जिसे कहना चाहिए डिजास्टर रिस्पांस टीम की क्लासिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन जो है वो हासिल हुई है। और इस हवाले से हमारे साथ हैं एशिया की पहली खातून रेस्क्यूअर, यानी पहली खातून जिसे कि अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन का एजाज़ हासिल, उस टीम का हिस्सा है और ये वाहिद खातून है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, इसीलिए हमने इनको बुलाया। दीबा शहनाज हमारे साथ मौजूद है जो कि तर्जुमान भी हैं रेस्क्यू 1122 की। अस्सलाम वालेकुम दीबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगी पाकिस्तान को मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। और आपने लीड लिया, आपके चैनल ने लीड ली कि इस टीम को एक्नॉलेज करें, क्योंकि ये क्रिकेट की तरह या दूसरे किसी खेल की तरह कोई खेल नहीं था जिसको कोई समझ सकता। और आप चूँकि डे 1 से रेस्क्यू सर्विस की देख रही हैं इसके काम को, और आपने इसको एक्नॉलेज किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये टीम वाकई ना सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, जनूबी एशिया के लिए एजाज़ की बात है कि इस वक्त हम
जब 2005 था ज़लज़ला आया था तो हम बेबस थे, हम टीमें बाहर से मंगवाते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम की सेट क्लासिफिकेशन के बाद पाकिस्तान भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर खुदा न ख्वास्ता कोई सानिया आ जाता है तो वहाँ पे अपनी सर्विसेज, अपनी डिज़ास्टर रिस्पांस की फ़ोर्स भेज सकता है और वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेंड हो चुका है। बिल्कुल सच है। पहली बात तो ये कि फिर अब आपको इंडिविजुअली मुबारक, पहली खातून रेस्क्यूअर। एक तो खातून का इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाना ही बड़ा मुश्किल समझा जाता है कि वो कैसे डिजास्टर, वो तो फेंट हो जाती हैं देखकर खून और कोई ऐसा हादसा। तो बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स, कमेंडेबल जॉब। दूसरा, आपको फील कैसा होता है ये टाइटल आपके पास है कि एशिया की पहली वो खातून है जो कि डिज़ास्टर रिस्पांस टीम की मेंबर हैं, जो कि क्लासिफाइड है, सर्टिफाइड है अक़वाम मुत्तहिदा से? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इससे पहले कि मतलब इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं रेस्क्यू 1112 का हिस्सा हूँ, जो खिदमत इंसानियत का सफ़र जब शुरू हुआ था तो इस टीम का हिस्सा बनी थी। और नो डाउट कि ये क्रेडिट जो है हमारे फाउंडर, डायरेक्टर जनरल और जितनी हमारी पायनियर टीम है, और ख़ास तौर पे इस टीम के जो टीम कमांडर भी हैं और टीम लीडर भी डॉक्टर रिजवान नसीर, डॉक्टर फरहान खालिद, जिन लोगों ने एक स्पेस बनाई, क्योंकि फ़ीमेल्स को अमूमन समझा नहीं जाता कि वो भी इन तमाम कामों को उस तरह से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो टाइटल है ये अपनी जगह खुद एक एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। मैं तो सिर्फ रेस्क्यूअर होना ही बहुत बड़ा एजाज़ समझती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम तो उन लोगों में लिखा जाएगा जो दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, मदद करते हैं और एक अपने पाकिस्तान के झंडा ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी सफ़े अव्वल में खड़ा करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल सिंस एवर, पहले दिन से। मेरे साथ जब प्रोफाइल शेयर किया ना फरा ने बात की, तो कई मेजर ऑपरेशंस थे जिनमें आपने हिस्सा लिया है। कुछ जो है ना हमारे नाजरीन के साथ, जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए कौन से वो मेजर ऑपरेशंस थे जो मुश्किल भी बहुत थे और आपने उनमें हिस्सा लिया। जी, परेड लैंड बम ब्लास्ट इंसिडेंट था जो जुम्मा के दिन जिस वक्त सारे नमाज के लिए और मेल कुलीग हमारे उस वक्त जुम्मे की नमाज के लिए गए हुए थे और कॉल आई और मैंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और क्रॉस फायरिंग में उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कराया और उसकी अप्रिसिएशन मेजर जनरल उल्फत ने हमारे डायरेक्टर जनरल साहब को भिजवाई भी थी। इसके अलावा भी अगर मारगला एयर क्रैश का देखें जहाँ पे बहुत सी एक खातून मेरे ख्याल में एक और चैनल से पहुँची थी और दूसरा रेस्क्यू सर्विस से मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने पूछा कि आपने इनको, चैनल ने तो ये अवार्ड दिया है, आपने इनको क्या अवार्ड दिया कुछ हमारे अफसरान से। तो मैंने कहा कि आप मुझे इस तरह मत देखें कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं एक रेस्क्यूअर हूँ और रेस्क्यूअर्स की जो तरबियत है वो बराबर पैराई पे की जाती है, इसलिए मेरा भी उतना ही रोल है जितना एक मेल रेस्क्यूअर का है। और इसी तरह से गखड़ प्लाजा का इंसिडेंट मैं अभी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती, जिसने पाकिस्तान में फायर फाइटिंग की तारीख को जिद्दत भी बख्शी और उसकी वजह से बिल्डिंग बाय लॉज और कवानीन रिवाइज भी हुए। और वो एक ऐसा सानिया था जिसमें हम लगातार ऑपरेशंस में अपने जो मेल कोलीग्स हैं उनके साथ साथ काम करती रही। अच्छा दीबा, मतलब ये मेरा मानना ये है और आपको मालूम है मैं हमेशा मैं समझती हूँ हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने इन हीरोज़ को सपोर्ट करना है जो गुमनाम रहते हैं, जो पसे पर्दा रहते हैं। ये हमारे रियल हीरोज़ हैं और ये मैं मतलब लफ्जी तौर पे नहीं कह रही, पूरी दुनिया आप लोगों को रियल हीरोज़ मानती है कि जेंडर बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। कोई हादसा होता है, खुदा न खास्ता, ख़वातीन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जो एक खातून जिस तरह से बाज़-औक़ात प्राइवेसी की मामलात को हैंडल कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता है। मस्ट एक्नॉलेज डॉक्टर रिजवान नसीर एज वेल कि जिस तरह से उन्होंने एक माहौल रखा है कि आपको वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेंस, सर्वाइवल और आगे बढ़ने के मौके दिए गए। ये भी एक अच्छी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन का कमाल है। मुझे बताना, व्हाट इट टेक्स टू बी अ ब्रेव, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग वुमन, क्या चाहिए उसके लिए जो लड़कियाँ बनना चाहें आपकी तरह और अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड एक रेस्क्यूअर, पहली एशिया की रेस्क्यूअर बनना चाहें, उन्हें क्या करना चाहिए? फरा, ये सफ़र आसान नहीं है और बज़ाहिर यूनिफॉर्म में देख के जब लोग आइडियलाइज़ करते हैं, आप भी जिस फील्ड में हैं वो सब दूसरों को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ये सफ़र डेफिनेटली बहुत सी कुर्बानियाँ मांगता है और बहुत सी सपोर्ट मांगता है। मैं एक्नॉलेज सबसे पहले तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको सेलेक्ट कर दिया है उन लोगों की सफ़ में खड़ा करने के लिए, तो तब ये आपके ऊपर मेहरबानियाँ होती हैं। उसके साथ आपके घर का बहुत अहम रोल होता है, आपके पेरेंट्स, बहन भाई या आपका हस्बैंड, बच्चे, वो सारा एक सपोर्टिव माहौल होता है तो आप ऐसे काम के लिए आगे जा सकते हैं। और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है, मैनेजमेंट है और फिर वहाँ
वहाँ से जो आप तरबियत हासिल करते हैं। अगर आप वहाँ पे खुद ही फीमेल बन के रहना चाहते हैं कि मैं फ़ीमेल हूँ और मैं नहीं कर सकती, या मुझे ये जल्दी छुट्टी मिल जाए, मैं इस काम को, फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन आप करना भी चाहते हैं और मेल डोमिनेटेड इस सोसाइटी में आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी काबिलियत शो भी करते हैं, तो फिर जैसे आपने डॉक्टर साहब की बात पहले की और इसी तरह मेरे बाकी तमाम जो पायनियर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं और अभी भी जो साथ चल रहे हैं, फिर उनके अंदर भी एक एक्सेप्टेंस और वो चीज़ भी आती है और वो आपको स्पेस भी देते हैं। और मेरे ख्याल में आपकी अपनी कमिटमेंट, आपकी फैमिली की सपोर्ट और आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होती हैं जो आपको कोई भी मकाम हासिल करने में मदद देती हैं। बिल्कुल सही दीवा, बहुत शुक्रिया। वी आर प्राउड ऑफ ऑल द रेस्क्यूअर्स जो कि रेस्क्यू 11 टीम का हिस्सा हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा से एशिया की, जनूबी एशिया के पहली सर्टिफाइड टीम है पाकिस्तान की जो किसी भी डिजास्टर को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी रखती है। देखिए जिस तरह से दीवा ने सबसे पहले कहा कि मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, हाँ, उन लोगों को हाईलाइट किया जाता है और बिल्कुल लाइमलाइट मैंने हमेशा एसोसिएट किया, एफिलिएट किया इन तमाम इदारों, इन तमाम जगहों पे जहाँ मुझे लगता है कि मेरी कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि हम इनको हाईलाइट भी करें, एक्नॉलेज भी करें और सैल्यूट भी करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और बहुत अहम मामला जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे आम है, लेकिन मर्दों के लिए भी, मर्द भी मेकअप करते हैं, सिर्फ ख़वातीन नहीं करते। आप ठीक कह रहे हैं। जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि अब पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेने का इरादा कर लिया है और भारी जुर्माने करने की उन्होंने खबर दी है। दस्तावेज जो है वो बताती हैं कि जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वालों पे 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। बिल्कुल, 2 नंबर ब्रांड की बनाए जाने वाली कॉस्मेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जिस पर 10,000 से 2 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। गैर मेयारी जो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं उन पर 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि मिलावट वाले कॉस्मेटिक्स जो हैं जहाँ 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक और भी चीज़ है कि अगर उसकी वजह से स्किन ख़राब हुई ना तो पंजाब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स तरमीमी एक्ट के तहत उस पर 10,000 से 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यानी अब कोई भी खातून अपनी ले जा सकती है कि ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल की, ये मुझे इससे ये डैमेज हुआ है, और उसके बाद वो क्लेम शायद कर सके इस मामले को। एक्सपायर हो जाती है ना कॉस्मेटिक्स, उनको सस्ते दामों बेच दिया जाता है, वो भी बेचने की इजाज़त नहीं होगी और 10,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना उनको भी किया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, मुल्क की मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुमाइला। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शुमाइला ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, ये हम आपके सामने बता रहे हैं कि मुझे याद है आप अक्सर ये कह रही होती हैं कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो एक डैमेज स्किन के साथ आती हैं। क्या मसाइल हो सकते हैं जिल्द पे अगर एक्सपायर्ड या 2 नंबर या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं कॉस्मेटिक्स की वो इस्तेमाल की जाएँ? फरा, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। एक्सपायर्ड, सब स्टैंडर्ड और जो फौरी तौर पे रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स हैं सारे, इतने सारे पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के साथ, जिसको हम स्किन की एक इरिटेशन कह सकते हैं, रेडनेस और फ्लशिंग के साथ, रोजेशिया, एक्नी, गैर ज़रूरी बालों का आ जाना इन दवाइयों के कंटिन्यूस इस्तेमाल से, उसके अलावा पोस्ट स्टीरॉयडल एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कोमिडोन। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट फोटो सेंसिटिविटी, यानी कि यही जब चेहरे या यही जब जिल्द हम धूप में इसको एक्सपोज करते हैं तो उसमें बिल्कुल इतनी सख्त नहीं होती कि वो उस सूरज की रोशनी में उसको इतनी ज़्यादा रेडनेस और फेशियल फ्लशिंग के प्रॉब्लम आते हैं कि वो औरतें फिर सूरज के साथ अपनी स्किन को एक्सपोज नहीं कर सकती। तो आप रिकमेंड क्या करेंगी कि ख़वातीन जो है वो किन चीज़ों को जहन में रखें अगर वो चाहती हैं कि एक अच्छी ग्लोइंग स्किन हो उनकी, जिसपे कॉस्मेटिक कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, अगर करना ही पड़े तो वो गाइडलाइन भी बता दें कि कॉस्मेटिक्स की सिलेक्शन किस बेस पे होनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है फरा कि बनाने वालों से ज़्यादा हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कंज्यूमर साइड पे, कि कंज्यूमर जो है उसकी भी इस तरह के स्किन के मामले में तो लोग इतने ज़्यादा केयरलेस होते हैं और उसके बाद जब ख़राब हो जाती है उतनी पैनिकी हो जाती है। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है, मतलब सुनी सुनाई बातों में इधर उधर से पता करके पूरा ख़ानदान जो है एक ही शेल्फ से क्रीम उठा के लगा रहा है। तो इन सब चीज़ों को इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि एक तो फौरी रिज़ल्ट
जो भी कोई चीज़ आपको कहे कि ये फौरी रिजल्ट दे देगी तो उसमें ऐसा क्या है। दूसरी चीज़, द क्वालिटी ऑलवेज कम्स विद द प्राइस। इसको हमेशा ये चीज़ इसमें तो मैटर करती है, कम से कम मेडिसिन के यूज़ में, और इवन अगर हम कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी चेक करके खरीदते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा इससे असेस कर सकते हैं। एक तो इंग्रेडिएंट्स अपने पता होने चाहिए, दूसरा असेसमेंट ये हो सकती है कि ये चीज़ हमें कितनी प्राइस में और कितने उसमें मिल रही है, किस कीमत में मिल रही है। डेफिनेटली जब अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले हुए होंगे, कॉस्मेटिकल ग्रेड होंगे, तो फौरी रिजल्ट्स तो नहीं, उनके रिजल्ट ग्रेजुअल होते हैं। जो अच्छी चीज़ होती है उसके रिजल्ट ग्रेजुअल होते हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ अपने फिजिशियन से उसको लिखवाएं। सुनी सुनाई बातों पे या हम सैलून जाके, या जाहिर है अगर कोई एक मेडिसिन, ये सब मेडिसिन होती हैं जो अगर एक मेडिसिन किसी पे काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी उसी तरह से काम करे या उसकी रिक्वायरमेंट वही हो। उसमें मे भी हो सकता है कि कुछ उसमें और मसला हो जो कि कंज्यूमर को समझ नहीं आ रहा हो। तो इसमें बहुत ज़रूरी है इंटरेक्शन कंज्यूमर का स्किन के हवाले से, बिकॉज लोग जो है स्किन की किसी भी चीज़ को या उसके ऊपर कोई मसला हो जाए उसको शायद बीमारी नहीं समझते और फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, उसको केयरलेसली डील करते हैं और इतना ज़्यादा उसके दूसरे साइड इफेक्ट के साथ फिर आना शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी बहुत जल्दी आराम नहीं आ रहा। डॉक्टर साहबा, एक और अहम चीज़ है फरा, मैं पूछना चाहूँगा कि जो घरेलू टोटके होते हैं इसके अंदर, और फिर कुछ क्रीमें होती हैं जो खातन ना घर में मिक्स कर लेती हैं और फिर वो इस्तेमाल कर बड़ी इन्फॉर्मेशन है वैसे, आई एम इम्प्रेस्ड। जी बिल्कुल, ये जो क्रीमें मिक्स करने का रिवाज है ये कोई 15-20 साल पुराना है। मतलब इसको जितना कंडेम हम लोग करते हैं अपने ऑफिसेज में बैठ के, इवन टीवी पे फरा के साथ तो बहुत सारे शोज में ये बात हो चुकी हुई है कि ये जो मिक्स क्रीम्स हैं और ऐसी क्रीम्स हैं जिनका कुछ पता नहीं है कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है, इसका जो रॉ मटेरियल है कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो दी जाती हैं, लोग बना के देते हैं और कोई एक बाजी होती हैं जो कहती हैं कि बस इससे कोई मैजिक होने वाला है, तो वो सबको बांटती हैं और सब बगैर सोचे समझे लगाते हैं। फिर डेफिनेटली मैंने आपसे कहा स्किन एक आपको इफेक्ट तो बड़ा अच्छा मिलता है शुरू में, उसके बाद जब उसको लगाना या तो बंद कर दें किसी वजह से या कंटिन्यूस कुछ अरसे के बाद डेफिनेटली स्किन जो है उसके साइड इफेक्ट्स शो करना शुरू कर देती है। फिर लोग पैनिक में आते हैं और फिर जाहिर है परेशान होते हैं। सजेस्ट आप प्रोटोकॉल कोई के ख़वातीन जो आपको सुन रही हैं, इवन मर्द हज़रात भी हमजा की तरह से जो कोई आपको सुन रहे हैं, क्या करें कि अच्छी स्किन को मेंटेन किया जा सके, एक्ने ना हो, हमें फ्रैकल्स ना हो, हमें ये इश्यूज़ हैं इनका सामना ना करना पड़े। हाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किन पे ना कोई जादू नहीं हो सकता, इट्स नेवर अ मिरेकल, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। जो अच्छी स्किन है, कुछ लोग अच्छी स्किन के साथ पैदा होते हैं फिर उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, और कुछ लोग एक नॉर्मल स्किन के साथ पैदा होते हैं लेकिन अगर उसकी केयर अच्छी करें तो वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें जो बैलेंस डाइट, मतलब एक मुस्तकिल एक स्टार्विंग डाइट में रहना और बैलेंस ऑफ डाइट आउट करना वो स्किन पे इफेक्ट करता है। हाइड्रेशन ऑफ स्किन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, प्रॉपर स्लीप, अपने थोड़े से वर्किंग आवर्स को देखना, और उसके अलावा कोई भी इस तरह की एडिक्शन जिसमें स्मोकिंग है या कोई और इस तरह की चीज़ जो डेफिनेटली बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करती है तो उसको स्किन को भी उसी तरह डैमेज करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आधे स्किन के मसाइल हल हो जाए अगर हम उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करें फेशियल स्किन को और एक्सपोज पार्ट को सन ब्लॉक से, सबसे इम्पोर्टेंट सन ब्लॉक, और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें जो हैं अगर हम प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग और स्किन की हाइजीन और उसकी क्लिनजिंग का अपनी स्किन के हिसाब से ख्याल रख रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा होंगे, यकीनन एक अच्छी स्किन के साथ लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइला। और ये जो आया है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स तरमीमी एक्ट, होपफुली इससे जो इनफ्लो पेशेंट्स का है जो डैमेज स्किन के साथ जाते हैं डॉक्टर्स के पास वो कम हो जाएगा। ये आपकी अवेयरनेस के लिए हमने यहाँ पे शेयर किया है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपको इफेक्ट करती है आप उसके बारे में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये कानून साजी हो चुकी है एंड इट्स अ कमेंडेबल जॉब। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कंज्यूमर को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, कि कंज्यूमर को पता हो कि मैंने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है क्या नहीं करनी। मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि अगर रातों रात आपको कोई गोरा कर रहा है या आपकी स्किन बेहतर कर रहा है तो वो आपने क्रीम नहीं लेनी है। तो अब हमजा जो है ना वो क्रीम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ओके, अच्छा जी, ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसी खबर है कि जो कल जब ये खबर आई थी तो हम सारे जो थे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि PSL से खासी यादें जो थी ना जुड़ी हुई थी। और साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर और कराची किंग्स के हेड कोच डीन जॉन्स 59 बरस की उम्र में कल इंतकाल कर गए।
अच्छा हम सब, मैं ना आई एम नॉट अ क्रिकेट लवर एंड फैन, मगर मैं डीन जॉन्स को कभी भी मिस नहीं किया। इनके वजह से एनर्जेटिक जो इनके एक्शंस, रिस्पॉन्सेज, जिस तरह से ख़ासतौर पे PSL का ये हिस्सा बने, जिस तरह से इन्होंने हमारे टीम को, लड़कों को इनकरेज किया। शाहीन आफरीदी को जैसे ये लेके खड़े होते थे, या बहुत सारे आमिर को लेके खड़े होते थे और उनको इनकरेज करते थे, तो ये पाकिस्तानी, ही वाज कंसिडर्ड हाफ पाकिस्तानी। इतना पाकिस्तानियों को इनसे प्यार था, इतना लगाव। PSL को प्रमोट करना जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जब पाकिस्तान ने सुपर लीग अनाउंस की थी फरा, तो PSL को प्रमोट करने वालों में जो थे ना, डीन जॉन्स थे। इनको मुंबई में दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। डीन जॉन्स 24 मार्च 1961 में मेलबर्न में पैदा हुए थे। वो 1987 का वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के अहम रुकन भी थे। और इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 52 टेस्ट और 164 वनडे मैचेस जो हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम की नुमाइंदगी की हुई है। और अगर 1980 की बात की जाए और 90s के स्टार्ट की बात की जाए ना, तो डीन जॉन्स बेहतरीन बैट्समैन समझे जाते थे, बेहतरीन खिलाड़ी समझे जाते थे और बड़ा इनको प्रमोट भी किया जाता था, इनकी बड़ी बात होती थी। फिर वसीम अकरम के साथ जब हम इनको कमेंट्री करते हुए देखते थे ना, मैंने तो इनको उसके बाद जब ये आगे कमेंटेटर बन गए, बेहतरीन कमेंट्री होती थी और ऐसा तज्जिया करते थे कि आपको लगता था आपके दिल की बात। मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड जिसे कहना चाहिए ना स्पोर्ट्स स्टार, जो कि हमसे रुखसत हो गए और पाकिस्तानियों की बहुत सारी खूबसूरत यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और अफसोस इस बात पे भी हुआ कि वो जो तन्हाई, अकेला मुंबई में जिस तरह से एक कमरे में अचानक उनकी वफ़ात हुई है, इससे बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो हैं उनके दिल भी तोड़े हैं। तो इजाज़त लेते हैं, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, पीर को फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कि आप खुश रहें, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे